अब हमारे साथ लंदन से जुड़ रही हैं कैथरीन पेरेस शाक्दम। वो ईरान, यमन और कट्टरपंथी आंदोलनों की विशेषज्ञ और फोरम फॉर फॉरेन रिलेशंस की कार्यकारी निदेशक हैं। कैथरीन, क्या आपको लगता है कि ईरान लंबे समय तक इस समझौते का पालन करेगा या बस समय निकाल रहा है? वैसे भी हमें असली समझौते की जानकारी नहीं है, लेकिन आम तौर पर आप कैसे देखते हैं कि ईरान अपने वादे, जैसे कि इजराइल को नष्ट करने या मध्य पूर्व में विस्तार करने, को निभा रहा है या आगे बढ़ा रहा है, जैसा कि कुछ इजरायली मानते हैं? मुझे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं है कि ये शासन ईमानदार है या इनका इरादा अमेरिका, इजराइल या किसी और के साथ किसी भी तरह का समझौता करने का है। देखिए, मुझे लगता है कि जो मुद्दा हमारे पास है, और मैं सुझाव दूंगी कि अरब देश भी इसे ध्यान में रखें, वो ये है कि जिस पल इस शासन ने होर्मुज जलडमरू मध्य को जब्त करने की अपनी धमकी को लागू किया, हमारे पास एक समस्या है, एक वैश्विक समस्या है। क्यों? क्योंकि जब वे एक बार कुछ कर लेते हैं तो वे उसे फिर से करेंगे। उन्हें समझ आ गया है कि ये तरीका काम करता है। और राष्ट्रपति ट्रंप के वादों या धमकियों के बावजूद, आप इसे जैसे भी देखना चाहें, कि वे कार्रवाई करेंगे और उन्हें खोलने के लिए मजबूर करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसमें बहुत समय लग गया। और चाहे क्षेत्र में कितनी भी सैन्य मौजूदगी क्यों न रही हो, इससे स्थिति में जरा भी बदलाव नहीं आया। और इसलिए ये बात हमें वाकई चिंता में डालनी चाहिए। ये शासन एक ही बात समझता है, मैंने पहले भी कहा है और अब फिर कह रही हूँ, ताकत और हिंसा। दुर्भाग्यवश ये वही भाषा है जिसे ये शासन समझता भी है और बोलता भी है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमें भी उन पर उतना ही कड़ा वार करना होगा जितना वे हम पर करने की कोशिश करते हैं और कर चुके हैं, ये काम नहीं करेगा। आतंक से बातचीत संभव नहीं। ये टी से शुरू होता है, मतलब आतंक। मुझे नहीं समझ आता हम ये बातचीत क्यों जारी रखते हैं, खासकर वॉशिंगटन में, जहां वे सोचते हैं कि ईरान से समझौता कर नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता है। कोई समझौता कराने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि वे उस समझौते की शर्तों का सम्मान नहीं करेंगे, ना आज ना कल, कभी नहीं। कम से कम जब बात परमाणु मुद्दे की आती है तो ट्रंप प्रशासन ने हमेशा जेसीपीओए और बराक ओबामा के समझौते की आलोचना की है। क्या ट्रंप ने यहां भी वही किया या निलंबन के मामले में इसमें कुछ बेहतर है? उदाहरण के लिए अभी हम बात कर रहे हैं कि ईरान यूरेनियम को कितना समृद्ध कर सकता है, उस पर हमेशा के लिए रोक लगाने की, साथ ही कुछ सुविधाओं को हटाने की भी बात हो रही है, या फिर ट्रंप ने बस इस मुद्दे को आगे के लिए टाल दिया? लेकिन इसका क्या मतलब है जब वो कहते हैं कि ये हमेशा के लिए प्रतिबंधित रहेगा, कम से कम अगले राष्ट्रपति के आने तक? तो मेरा मतलब है, किसी भी समझौते की कोई कीमत नहीं है अगर आपके सामने बैठा व्यक्ति ईमानदार नहीं है या उसके पास शांति का मतलब समझने या उसकी मंशा नहीं है। हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो मानते हैं कि 7 अक्टूबर मानवता के लिए एक बड़ी जीत थी। तो हम उस वाक्य की शुरुआत की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं जिसमें शांति शब्द हो? मेरे लिए इसका कोई मतलब नहीं है। मैं नहीं कर सकती। मैं इनमें से किसी के लिए भी जिम्मेदारी नहीं ले सकती। मुझे ये सब बेतुका लगता है। मुझे लगता है कि जेसीपीओए एक तबाही थी। ये समझौता एक तबाही है, बस इसके रंग अलग है, और इस बार श्री ट्रंप ने करवाया है। अगर वो कोई और होता तो मैं विश्वास करती, लेकिन क्योंकि ये शासन है, मैं नहीं करती। तो अगर हम ये भी ध्यान में रखें कि आज आईएसजीसी सब कुछ चला रहा है, तो हमारे पास सामान्य स्थिति की कोई उम्मीद कैसे हो सकती है? ये कभी नहीं होने वाला। एकमात्र तरीका है। और हम इस कहानी के सबसे बड़े पीड़ितों को भूल रहे हैं, ईरानी लोग। 92 मिलियन ईरानियों ने हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाली। जब मैं हम कहती हूँ तो ये वैश्विक हम है, हमारे उस इच्छा के संदर्भ में कि हम इस शासन को जाते हुए देखना चाहते हैं। अब उन लोगों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इस तथ्य के बावजूद कि हम वास्तव में हर्जाने के रूप में कुवैत पर हमला, बहरीन पर हमला, सऊदी अरब पर हमला, यूएई पर हमला जैसी चीजों से निपट नहीं रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि वे आम नागरिक जो प्रभावित हुए या मारे गए, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने लोग मारे गए, कई लोग घायल हुए। हम हर्जाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम वादा कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, या अगले आयतुल्लाह का इंतजार कर रहे हैं कि फिर से ऐसा हो? इजराइल को इस समझौते को लेकर कितनी चिंता करनी चाहिए और भविष्य के किसी भी राष्ट्रपति या इस राष्ट्रपति से, खासकर ईरान और हिजबुल्लाह के मामलों में कैसे निपटना चाहिए? देखिए, मैं कुछ ऐसा कहने जा रही हूँ जो शायद बहुत अलोकप्रिय हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इजराइल खुद को आज़ाद करे और वही करे जो इजराइल को करना चाहिए, क्योंकि कोई और हमारे सर्वोत्तम हितों का ध्यान नहीं रख रहा है।
मुझे लगता है कि सबसे अच्छा समर्थन हमें अपने समुदाय और प्रवासी लोगों से मिलता है। अब समय है कि दुनिया भर के यहूदी इजराइल के समर्थन में एकजुट हों, चाहे उन्हें प्रधानमंत्री पसंद हो या नहीं। मुद्दा यही है। मुद्दा ये है कि हम अस्तित्वगत खतरे में हैं। हमें यूरोप और यूके से निकाला जा रहा है। लोग कहेंगे सबूत नहीं है, लेकिन मैं सीटी की आवाज सुन सकती हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है कि दुनिया भर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति यहूदियों की परवाह नहीं करते, चाहे वे इजराइल में हो या अपने देश में। और इसलिए हमें वही करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा है। इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, वही करना चाहिए जिसमें हम सबसे अच्छे हैं, यानी एक दूसरे की रक्षा करना। और जो भी जरूरी है वो करना चाहिए, चाहे दुनिया हमारे बारे में कुछ भी सोचे। सच कहूँ तो मैं एक और दिन जीना चाहूंगी, भले ही अलोकप्रिय हो जाऊं, बजाय इसके कि सांस न ले पाऊं और लोग मुझे हीरो या शांति दूत कहें। मुझे फर्क नहीं पड़ता। काफी यहूदी खून पहले ही बह चुका है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरे लोग मेरे लिए खून बहाएं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा खून बहना अब रुक जाए। हमें फिर वही करना होगा जो लोगों को नापसंद है। हम इसकी आदत डाल चुके हैं। वे हमें पसंद नहीं करते। मुझे लगता है हमें ये मानना छोड़ देना चाहिए कि उनके नियम मानने से वे हमें पसंद करेंगे। हमें कभी पसंद नहीं किया जाएगा। ईमानदार रहें। मैं चाहती हूँ कि लोग हमसे डरें कि अगर वे हमें चोट पहुंचाएं तो हम भी उन्हें वैसा या बेहतर जवाब दे सकते हैं।